स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी जरूर है, लेकिन शायद उसकी गहराई को, वो जो छोटे छोटे पल होते हैं, उन्हें महसूस नहीं किया। हमारे पास स्रोत है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान का ऑडियो बुक संस्करण। देखिए, ये सिर्फ रामेश्वरम के एक लड़के के मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बनने का सफर नहीं है। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि वो कौन से लोग थे, वो कौन सी असफलताएं थीं और वो कौन से फैसले थे जिन्होंने इस असाधारण उड़ान को मुमकिन बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जो बात मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उस दौर के भारत की भी कहानी है। सही बात है। एक ऐसा देश जो आजादी के ठीक बाद अपनी पहचान ढूंढ रहा था, अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए आप कह सकते हैं संघर्ष कर रहा था। इस कहानी में एक व्यक्ति के सपने और एक राष्ट्र की महत्वाकांक्षाएं वो एक दूसरे में गुथी हुई हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रामेश्वरम से। मस्जिद वाली गली है। हाँ, मस्जिद वाली गली से कलाम साहब अपने बचपन के बारे में बताते हैं, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा छू गई वो उनके पिता जैनुलाब्दीन के बारे में थी। उनके पास न तो ज्यादा दौलत थी, न ही कोई फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहरी समझ थी। और वो समझ उनके घर के माहौल में दिखती थी। जैसे आपने कहा, वो मुश्किल आध्यात्मिक बातों को भी बहुत सरल तमिल में समझाते थे। और उनका मानना था कि प्रार्थना की कोई सीमा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा सबूत थे उनके सबसे अच्छे दोस्त, रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अच्छा। हाँ, दोनों घंटों साथ बैठकर आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। अच्छा। अब सोचिए, एक युवा लड़की के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा। बिल्कुल। जब वो अपने पिता को दूसरे धर्म के सबसे बड़े गुरु के साथ इतनी सहजता से दोस्ती निभाते देखता था। सही बात है, ये तो उनकी डीएनए में ही सेक्युलरिज्म को कोड कर रहा था एक तरह से। हाँ। और इस नींव के ऊपर दो और लोगों ने उनकी दुनिया को आकार दिया। पहले थे उनके बहनोई अहमद जलालुद्दीन। कलाम साहब लिखते हैं कि वो उनके लिए एक दोस्त की तरह थे। वो उन्हें उन चीजों के बारे में बताते थे जिनके बारे में रामेश्वरम में कोई बात ही नहीं करता था। जैसे वैज्ञानिक खोजें, नई नई मशीनें, अंग्रेजी साहित्य। उन्होंने ही कलाम की जिज्ञासा को पंख दिए। अच्छा। और दूसरे थे उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन। हाँ, जो अखबार बांटते थे। बिल्कुल। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो चलती ट्रेन से अखबार के बंडल फेंके जाने लगे। शमसुद्दीन को एक हेल्पर की जरूरत पड़ी और नन्हे कलाम को उनकी पहली नौकरी मिली। पहली कमाई। और वो कहते हैं कि आधी सदी बाद भी उन्हें उस कमाई पर गर्व महसूस होता है। अगर हम इन सब धागों को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर बनती है। पिता से ईमानदारी और अनुशासन, माँ से अच्छाई में भरोसा, जलालुद्दीन से ज्ञान की प्यास और शमसुद्दीन से मेहनत की इज्जत। ये सब मिलकर एक ऐसा चरित्र बना रहे थे जो आगे चलकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाला था। ये साधारण से अनुभव ही उनकी असाधारण जिंदगी का लॉन्च पैड थे। तो ये नींव तो बहुत मजबूत थी, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई होगी जब वो पहली बार रामेश्वरम से बाहर निकले, है ना? हाँ। रामनाथपुरम में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में अप्लाई किया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एडमिशन तो मिल गया, लेकिन फीस थी 1000 रुपए। 1000? हाँ, उस जमाने में ये एक छोटी मोटी जायदाद के बराबर थी। बिल्कुल। और उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। और यहीं पर उनकी बहन जोहरा ने एक अविश्वसनीय कदम उठाया। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां और हार गिरवी रख दिए अपने भाई के सपने के लिए। ये उनके भाई की काबिलियत पर एक दाव था, एक भरोसा था। और इस भरोसे ने कलाम पर एक गहरा असर डाला। वो लिखते हैं कि उन्होंने उसी पल ठान लिया था कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि स्कॉलरशिप के पैसों से अपनी बहन के गहने छुड़वा सकें। वाह। लेकिन असली चुनौती, असली परीक्षा तो इसके बाद आई जब वो MIT से ग्रेजुएट हुए। उनका एक ही सपना था, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनना। ये उनके जीवन का जुनून था, आसमान में उड़ना, एक फाइटर जेट को कंट्रोल करना। उन्होंने देहरादून में इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू को लेकर बहुत बहुत पॉजिटिव थे। कुल 25 उम्मीदवार थे और वैकेंसीज थी सिर्फ 8। जब रिजल्ट आया तो कलाम का नाम 9वें नंबर पर था। ओहो, सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। सिर्फ एक से। सोचकर भी दिल टूट जाता है। वो अपनी किताब में उस पल को अपनी जीवन की सबसे बड़ी निराशा बताते हैं। सपना आंखों के सामने था और बस एक कदम दूर रह गया। वो पूरी तरह बिखर गए थे। और इसी बिखराव की स्थिति में
वो ऋषिकेश चले गए। अच्छा। वहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी जी ने उनकी कहानी सुनी और मुस्कुराकर जो कहा, उसने कलाम की सोच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने समझाया, अपनी असफलता को स्वीकार करो और उसे नियति के हवाले कर दो। हो सकता है ये दरवाजा इसलिए बंद हुआ है क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और इससे भी बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हारी नियति कुछ और है। क्या बात है। ये शब्द किसी दवा की तरह थे। मतलब ये हार नहीं थी, ये एक रीडायरेक्शन था। क्या कमाल का नजरिया है। मतलब जो उस वक्त सबसे बड़ी हार लग रही थी, हाँ वो असल में उनकी सबसे बड़ी जीत की तैयारी थी। हाँ, तैयारी थी। वायुसेना में ना चुने जाने के बाद उन्हें दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री के एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में 250 रुपए महीने की नौकरी मिली। लेकिन कहानी ने फिर करवट ली जब वो INCOPAR, जो बाद में ISRO बना। हाँ, ISRO बना, उसके इंटरव्यू के लिए गए और वहां उनकी मुलाकात हुई भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई से। साराभाई। और कहते हैं कि साराभाई की नजरें हीरे पहचानते थीं। उन्होंने कलाम के अंदर की क्षमता को तुरंत पहचान लिया और उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ऐसे नौजवान पर जिसे कोई बड़ा अनुभव नहीं था। बहुत बड़ी। और कलाम ने अपनी पूरी जान लगा दी। कई सालों की दिन रात की मेहनत के बाद 10 अगस्त 1979 का दिन आया, SLV-3 का पहला लॉन्च। पूरी दुनिया की नजरें श्रीहरिकोटा पर थीं। काउंटडाउन शुरू हुआ और लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद रॉकेट वो कंट्रोल से बाहर हो गया और बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। कल्पना कीजिए उस पल की। सालों की मेहनत, हजारों लोगों की उम्मीदें, सब कुछ पानी में। सब कुछ समंदर में समा गया। कलाम अपनी किताब में लिखते हैं कि वो अपनी हिम्मत पूरी तरह हार चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी टीम का सामना कैसे करेंगे, जिन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चे, सब कुछ भूलकर इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। बिल्कुल, और यही वो पल है जो एक अच्छे मैनेजर और एक महान लीडर के बीच का फर्क दिखाता है। हाँ। उस समय इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। लॉन्च के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। कलाम डरे हुए थे कि मीडिया उन्हें नोच डालेगा। कोई भी साधारण बॉस तो कलाम को ही जिम्मेदार ठहराता। बिल्कुल। लेकिन सतीश धवन ने जो किया वो लीडरशिप की एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। वो कलाम को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए। जब मीडिया ने तीखे सवाल पूछे तो धवन ने माइक लिया और कहा, दोस्तों, हम पहली बार में नाकाम रहे। मैं अपनी टीम की तरफ से इस असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। वाह। और मैं आपको वादा करता हूं कि हम 1 साल के अंदर इसे दोबारा सफलतापूर्वक लॉन्च करके दिखाएंगे। कमाल है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने युवा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बचा लिया। हाँ। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में ये सोचना भी मुश्किल है। अरे बहुत मुश्किल है। फेलियर की जिम्मेदारी तो हमेशा जूनियर टीम पे डाली जाती है। एग्जैक्टली। और धवन का ये कदम सिर्फ कलाम को बचाना नहीं था, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक मैसेज था कि रिस्क लेने से डरो मत, क्योंकि लीडरशिप तुम्हें कवर करेगी। इनोवेशन के लिए इस तरह की साइकोलॉजिकल सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। सही बात है। धवन ने बाद में कलाम से कहा था, जब सफलता मिलती है तो श्रेय टीम को जाता है, लेकिन जब असफलता मिलती है तो लीडर को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और इस एक पाठ ने कलाम को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। भारत स्पेस क्लब में शामिल हो चुका था। और उस दिन प्रोफेसर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जिम्मेदारी कलाम को सौंप दी। अच्छा। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी सफलता है, तुम ही इसे दुनिया को बताओ। तो SLV-3 की सफलता एक धमाके की तरह थी जी। इसके बाद प्रोफेसर राजा रमन्ना जी, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के एक बड़े नाम थे, हाँ, वो कलाम को DRDO में ले आए। मिशन था भारत को मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल। यहीं से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। पृथ्वी, आकाश, नाग, लेकिन इन सब का सरताज थी अग्नि। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, वो भारत के तकनीकी हिम्मत का ऐलान थी। हाँ। इस पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। पश्चिमी देश, वो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, MCTR, हाँ, उसके जरिए भारत पर हर तरह की पाबंदी लगा रहे थे। वो चाहते ही नहीं थे कि भारत ये तकनीक हासिल करे। तो मीडिया से लेकर जासूसों तक सबकी नजरें इस प्रोजेक्ट पर थीं। ये एक बहुत हाई स्टेक गेम था और टीम पर दबाव साफ महसूस हो रहा होगा। 20 अप्रैल 1989 को पहला लॉन्च तय हुआ।
काउंटडाउन T-14 सेकंड पर था और अचानक कंप्यूटर ने एक जरूरी कंपोनेंट से डेटा फ्लो में गड़बड़ी का संकेत दिया। लॉन्च रोकना पड़ा। इसके बाद तो मीडिया में मजाक उड़ने लगा। हाँ, एक अखबार ने कार्टून छापा जिसमें एक आदमी कह रहा था कि वो मिसाइल का लॉन्च देखने नहीं आया बल्कि सरकार से मुआवजा लेने आया है। अरे, क्योंकि उसे बार बार अपनी जमीन खाली करनी पड़ती है। टीम का मनोबल गिरने लगा। कुछ हफ्तों बाद 10 मई को दूसरी कोशिश की गई और वो भी आखिरी पलों में। फिर से हाँ, एक और तकनीकी खराबी की वजह से रोकनी पड़ी। अब तो हालात बहुत खराब थे। टीम के कई सीनियर वैज्ञानिक हार मानने लगे थे। मतलब दो बार पब्लिक के सामने विफलता ये किसी भी टीम का हौसला तोड़ने के लिए काफी था। और यहीं पर कलाम ने वो लीडरशिप दिखाई जो उन्होंने धवन से सीखी थी। आधी रात को उन्होंने अपनी कोर टीम को बुलाया। वो लिखते हैं कि उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं भी तुम्हारी तरह थक चुका हूँ, लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। वाह, मुझे एक और मौका दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 31 मई से पहले हम अग्नि को जरूर लॉन्च करेंगे। ये एक लीडर का अपनी टीम से किया गया व्यक्तिगत वादा था। ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। नहीं, ये एक भरोसे की अपील थी और इसने काम किया। पूरी टीम एक नए दोष के साथ काम में जुट गई। और फिर वो दिन आया 22 मई 1989 सुबह 7:10 पर अग्नि ने एक अग्नि गोला बनकर आसमान की ओर उड़ान भरी। एक परफेक्ट लॉन्च। बिल्कुल परफेक्ट लॉन्च था। कलाम लिखते हैं कि वो पल 5 साल की अथक मेहनत, हजारों लोगों के पसीने और अनगिनत रातों की नींद का नतीजा था। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। बिल्कुल। तो रामेश्वरम की धूल भरी गलियों से लेकर अग्नि की धधकती उड़ान तक ये सफर हमें क्या सिखाता है? मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। सही बात है। चाहे वो एयरफोर्स का इंटरव्यू हो या SLV-3 का पहला लॉन्च, हर नाकामी एक ज्यादा बड़ी कामयाबी का रास्ता तैयार कर रही थी। और उससे भी बढ़कर ये कहानी हमें लीडरशिप का सही मतलब सिखाती है। विक्रम साराभाई का विजन जो एक युवा टैलेंट पर दाव लगाते हैं, सतीश धवन का अपनी टीम के लिए ढाल बनना और उन्हें असफलता से बचाना, और फिर कलाम का अपनी टीम को सबसे मुश्किल पलों में प्रेरित करना, ये दिखाता है कि बड़ी उपलब्धियां सिर्फ तकनीक या पैसे से नहीं बल्कि सही इंसानी मार्गदर्शन से हासिल होती हैं। सही। अग्नि की उड़ान वो असल में सिर्फ रॉकेट की नहीं है, वो उस मानवीय भावना की उड़ान है जो हर चुनौती से ऊपर उठना चाहती है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। कलाम की कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना एक राष्ट्र की महत्वाकांक्षा के साथ जुड़कर इतिहास बना सकता है। उनकी अग्नि एक मिसाइल थी। आज के भारत में जब हमारी चुनौतियां अलग हैं, हमारे सपने अलग हैं, तो वो कौन सी अग्नि है जिसे जलाने की जरूरत है ताकि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सपने मिलकर एक नई ऊंची उड़ान भर सकें।